दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इंडिया की स्पेस जर्नी 1963 में यूएसए के नाइकी अपाचे रॉकेट के लॉन्च के साथ शुरू हुई थी। लेकिन शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रॉकेट को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित लॉन्चिंग पैड पर ले जाने के लिए बुलक कार्ट्स और बाइसिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे भी बड़ी अचंभे की बात यह है कि एक समय था जब लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हमारे देश में केवल एक ही हाईवे ऐसा था जो अपने नाम से जाना जाता था, और वो था जीटी रोड। और वो भी अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क या एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने हिस्टोरिक वैल्यू की वजह से। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग इंडिया में ब्रिटिश रूल की तारीफ करते हुए ये तक कहते थे कि ये तो गनीमत है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया, वरना हमें रेलवेज और ट्रेन की फैसिलिटी कैसे मिलती। यही नहीं, अभी इस बात को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब इंडियन रेल्स अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए जानी जाती थी, जिसमें अक्सर लोग मजाक में ये बात कहा करते थे कि ट्रेन का टाइम टेबल सिर्फ इसलिए होता है ताकि ये पता चल सके कि आपकी ट्रेन कितनी लेट आएगी। रेलवेज ही नहीं, इंडिया में मिलने वाली इंटरनेट सर्विसेज भी अपनी स्लो स्पीड और इंटरप्शंस के लिए जानी जाती थी। ऐसे में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयूज और एक्सटर्नल लोन्स और ग्रांट से बने चंद पावर प्रोजेक्ट्स ही थे। यही कारण है कि आजादी के बाद हुए कंसेक्यूटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बावजूद इंडिया अपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपना फुल पोटेंशियल भी अचीव नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण चाहकर भी हम अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्टेटस और अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाने में असमर्थ थे। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत की इन परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब ये वो भारत नहीं है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और देश के फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टेनिटी, बल्कि आज ये न्यू इंडिया अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सफल होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो या आईसीटी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारा ये न्यू इंडिया हर स्फीयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखकर लगता है कि शायद आने वाले समय में इंडिया की ये तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आएगी और वो अपने पास्ट को छोड़कर अपने फ्यूचरिस्टिक एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाएगा। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आने वाले समय में इस न्यू इंडिया को डिफाइन करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस3 के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि कैसे इंडियन रेलवेज अपनी खराब हालत के लिए जानी जाती थी, वहीं आज इसमें दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसी दिशा में जापान की मदद से अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस पर भविष्य में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच की लगभग 508 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 2 आवर 58 मिनट्स में ही पूरी कर लेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा कराई गई एक स्टडी में यह बात पता चली कि मुंबई और अहमदाबाद के हाई स्पीड लाइन से कनेक्टेड होने से इनकी जीडीपी में एटलीस्ट 2.7% का राइज देखने को मिलेगा। ऐसे हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इंडियन इकोनॉमी की फास्टर ग्रोथ तो होगी ही, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, पॉल्यूशन रिडक्शन, जॉब क्रिएशन और इंपोर्टेड फ्यूल सब्स्टिट्यूशन जैसे बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस दिशा में बुलेट ट्रेन एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस और विस्टा डॉम जैसे प्रोजेक्ट्स भी इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही मागलेव और हाइपरलूप जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे भी प्लानिंग पूरे जोरों पर है। हालांकि ये बात सही है कि दुनिया के बहुत से देशों में बुलेट ट्रेन या इस तरह की टेक्नोलॉजीज पहले से मौजूद है, लेकिन भारत जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री अगर इन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में कामयाब होती है तो ये ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा अचीवमेंट होगा। साथ ही इंडिया अपने इस हाई स्केल की वजह से इनका बेनिफिट भी बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा उठा पाएगी। खैर ये तो बात हुई कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज की जो वर्ल्ड के दूसरे एडवांस देशों में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनका एग्जाम्पल आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इंडिया के नदर्न मोस्ट रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होने से साल भर स्नो क्लैडेड रहने और रेकरिंग एवलांचेस की वजह से रोड का बनाया जाना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन बीआरओ ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाने के साथ साथ उमलिंगला पास लद्दाख में 19,200 फीट से भी ज्यादा हाइट पर स्थित वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था, जहां के वोल्केनो उटुरुंकु से कनेक्ट होने वाली रोड 18,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। यही नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में शुरू किए अपने प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर
खरदुंगला के पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैले ब्रिज एट खरदुंगला भी बनाया था। साथ ही उसके द्वारा बनाया जा रहा लद्दाख का ससोमा ससेरला रोड वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लेशिएटेड मोटरेबल रोड होगा। ऐसे में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इंडिया के टैक्टिकल एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही यह वर्ल्ड में अपनी ही तरह का पहला प्रेसिडेंट भी सेट करता है। लेकिन इंडिया ने ऐसे दुर्गम इलाकों में केवल रोड्स बनाकर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट नहीं करे हैं, बल्कि ये लिस्ट कुछ लंबी मालूम होती है। तो चलिए अब हम ऐसे ही एक दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी देख लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस के मशहूर आईफल टावर को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में एक रेल ब्रिज ऐसा भी है जो वर्ल्ड फेमस टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर बन के तैयार रेलवे ब्रिज की, जिसके इसी साल दिसंबर तक रेल ट्रैफिक के लिए ओपन होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा ये रेलवे ब्रिज लगभग 1315 मीटर लॉन्ग और रिवर बेड से लगभग 359 मीटर ऊंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये ब्रिज आईफल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है। ऐसे में आने वाले समय में इसका भी नाम दुनिया के फेमस आर्किटेक्चरल वंडर्स में शुमार होना लाजमी है। खैर, अभी तो हमने कुछ ऐसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात करी जो भारत के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदल कर रख देंगे और साथ ही इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक अनपैरेलल्ड रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, जैसा हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। यही नहीं, इंडिया जिसका टोटल रोड नेटवर्क वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है, उसमें नेशनल हाईवेज का शेयर महज 2% ही है। और ऐसा तब है जब इंडिया जैसी इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री का 65% से ज्यादा फ्रेट ट्रांसपोर्ट हाईवेज के थ्रू ही होता है। लेकिन भारत की ये सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि इसके लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत इंडिया में फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनाए जा रहे हैं। ये तो बात हुई इंडिया के इंटरनल रीजन की कनेक्टिविटी की, लेकिन इसी कड़ी में भारत की कनेक्टिविटी और ग्लोबल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट इंडियन पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में बिछाया जा रहा है, जिसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज करके इंडियन इकोनॉमी को एक पुश दिया जा सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया का वॉल्यूम के अनुसार 95% और वैल्यू के अनुसार लगभग 70% ट्रेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। यही नहीं, इंडिया जैसा इंडियन ओशन रीजन का की जियोपॉलिटिकल पोजीशन रखने वाला नेशन अगर अपनी कोस्ट लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है तो ये उसकी सॉफ्ट पावर को भी बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। लेकिन ये फ्रेट मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स केवल रोड्स या पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया इसमें भी एक स्टेप आगे बढ़कर एक तीर से दो शिकार कर रहा है। चलिए अब हम इस इनोवेटिव अप्रोच पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि भारत नदियों का देश है, लेकिन भारत की नदियां मुख्यतः तौर से दो तरह की हैं। एक जो नदर्न इंडिया में हिमालयन एरियाज से निकलती हैं एंड ग्लेशियर के सोर्स होने की वजह से पेरेनियल नेचर की होती हैं, और दूसरी वो रिवर्स जो रेन फेड होती हैं और साल में कुछ महीने ही वेल ड्रेन्ड रहती हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से इंडिया को दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, एक तो सीजनल फ्लड्स और दूसरा सीजनल स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ऐसे में इंडिया अपनी इन दो अलग अलग तरह के रिवर्स को जोड़ने के लिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहा है, जिनमें गोदावरी और कृष्णा रिवर की इंटरलिंकिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और केन बेतवा लिंकिंग पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथ ही रिवर नेविगेशन के लिए वाटरवेज भी डेवलप हो रहे हैं, जिससे इन रिवर्स के थ्रू चीपर फ्रेट ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर इंडिया रिवर के रूप में मिले इन नेचुरल गिफ्ट्स को जुडिशियली एक्सप्लॉइट करता है तो ये उसकी ग्रोथ के लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा ही, बल्कि दूसरी कंट्रीज के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगा। दोस्तों, यहां तक हमने उन रियल ई स्टेट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जो आने वाले समय में इंडिया को ग्लोबली डिफाइन करेंगे। लेकिन अब इसके आगे हम ऐसे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो टेंजिबल तो नहीं है, बट आज एक साइबर बेस्ड वर्ल्ड में आने वाले समय में यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जो न केवल इंडिया को ग्लोबली एक नई पहचान देंगे, बल्कि इन्हीं के दम पर इंडिया बाकी सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकलेगा। बल्कि इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें एस्टैब्लिश करके ऑलरेडी इंडिया ग्लोबली अपना लोहा मनवा चुका है।
दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। मई 2022 में एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया का यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज में यूज किए जाने वाले सिमिलर सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। यही कारण है जुलाई 2022 में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 30 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया की यूपीआई सर्विस को प्रोवाइड करने को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, जिनमें फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने ऑलरेडी इस ओपन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है। वहीं नेपाल, जापान और चाइना से भी इस बारे में बातचीत चल रही है। इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म के एडवांसमेंट और रिलायबिलिटी की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन में तेजी से फैलते फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से एनपीसीआई ने बीते मई जून में 6 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस रजिस्टर की है, जिनकी टोटल वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा थी। वहीं 2021 में इंडिया ने 48.6 रियल टाइम ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए थे, जो उसके क्लोजेस्ट चैलेंजर चाइना के 18 बिलियन ट्रांजैक्शन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। और वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी के कंबाइंड रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम 7.5 बिलियन से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा है। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी अपने आप में ही स्टैब्लिश हो जाती है। साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक इंडिया के रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट से बिजनेसेस और कंज्यूमर लेवल बेनिफिट्स $92.4 बिलियन रीच कर जाएंगे, जो इंडिया की जीडीपी को 1.12% या $54.9 बिलियन का इंक्रीमेंटल पुश देगा। दोस्तों, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सिस्टम या नेविक इसरो द्वारा डेवलप किया गया एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम है, जिसने इंडिया को यूएसए, रशिया और चाइना के बाद वर्ल्ड की 4th कंट्री बना दिया है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। हालांकि इंडिया के बाद जापान ने भी अपना इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन इंडिया का 7 सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन से बना नेविक अपने आप में अनूठा है, जो 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ टेरेस्ट्रियल, एरियल और मेरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर एक्सेट्रा में हेल्प करेगा। साथ ही सिस्टम के डेवलप होने से इंडिया खुद तो सेल्फ सफिशिएंट बना ही, पर साथ ही साथ ये उसके सार्क और आसियान नेशंस के साथ रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिव माइलस्टोन साबित होगा। ऐसे में ये कदम न केवल इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्टीज को एस्टैब्लिश करता है, बल्कि इससे उसके दूसरे क्रिटिकल और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही जियो टैगिंग और ऑनलाइन सर्विलेंस की मदद से इस प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बनाया जाएगा। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद भी इस दिशा में एक स्टेप ऐसा है जो इंडिया ने हाल ही में रखा है, लेकिन अभी से इसके होने वाले पॉजिटिव आउटकम्स पे सबकी नजर है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड को रिवॉल्यूशनराइज करने वाली 5G टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर आज तक इंसान का सबसे बड़ा इन्वेंशन शायद स्टीम इंजन ही है, जिसने पावर जनरेशन का एक नया रास्ता खोजकर पूरी दुनिया को रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। लेकिन उसके बाद किसी इन्वेंशन की बात की जाए जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, तो वो डेफिनेटली इंटरनेट ही होगा। आज हमारी सारी जिंदगी इंटरनेट के इर्द गिर्द घूमती है। यही रीजन है कि हम चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सभी के लिए इंटरनेट सर्विसेज का तेजी से डेवलप होना बहुत जरूरी है। ऐसे में इंडिया ने 5G नेटवर्क सर्विसेज का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। हालांकि इंडिया वो पहला देश नहीं है जिसने 5G सर्विसेज शुरू की हैं, लेकिन हमारी ह्यूज पॉपुलेशन और मार्केट साइज की वजह से इन सर्विसेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया से ही पड़ेगा। इसीलिए 5G सर्विसेज को शुरू करते हुए पीएम मोदी ने इसे 130 करोड़ भारतीयों को टेलीकॉम सेक्टर द्वारा दिया हुआ एक नायाब तोहफा बताया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट लगभग $450 बिलियन का होगा। साथ ही इंडिया जैसा देश जहां स्टार्टअप कल्चर अभी शुरू ही हुआ है और जहां यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की तो मानो झड़ी सी लग गई है, ऐसे में ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, बीते दशकों में हुई बहुत सी स्टडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बीच एक क्लोज एसोसिएशन देखने को मिला है। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के डेटाबेस के आधार पर वर्ल्ड बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में 1% की ग्रोथ होने से एक कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी में
1 से 1.2% की अचीव्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। ऐसे में अगर इंडिया को अपने फुल पोटेंशियल पर ग्रोथ करना है तो उसके लिए उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को आगे लेकर जाएंगे। आपके हिसाब से इस वीडियो में डिस्कस सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है और कैसे वो भारत की आगे की दिशा निर्धारित करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।